हाय बच्चों, हम लोग फिर से आ गए हैं कॉम्पिटेंसी के पेपर को सॉल्व करने। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 35 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज 36 नंबर से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड में आपको दिया गया है कि एक पोल है जिसका और उसके शैडो के लेंथ का रेशियो दिया गया 1:√3। जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग पढ़ सकते हो कि एक पोल है, उसके हाइट और उसके शैडो के लेंथ का रेशियो 1:√3। दिन के दोपहर के किसी वक्त में ये काम हो रहा है, ये हाइट ये रेशियो मेजर किया गया। पूछा गया कि उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो ये पोल है और ये इसका शैडो है और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इसका और इसका रेशियो दिया गया एच और बी का। तो अगर हम लोग tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये रेशियो दिया गया 1/√3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिख लेते हैं। 1/√3 थीटा के टाइम के केस में कितने डिग्री का एंगल होता है? तो जवाब इसका 30 डिग्री का एंगल होता है। तो थीटा का जवाब क्या होगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करो इसे। कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का वैल्यू बोला गया कि किसके बराबर होगा, ये सवाल इसमें पूछा गया है। तो कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इसका वैल्यू निकालने बोला गया। कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोसेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सिमिलरली सेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहां पर कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर को एक साथ रख लेते हैं और 1 प्लस 1 2। क्या मैं 2 को 2 × 1 लिख सकता हूं? तो जवाब बिल्कुल लिख सकता हूं। तो 2 को 2 × 1 लिख देने के बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 होता है, जैसे कि sin × cosec 1, cos × sec 1, tan × cot 1। तो इस 1 को मैं रिप्लेस करूंगा tan × cot से, तो tan × cot लिख देता हूं। अब ये पूरे फंक्शन को ध्यान से देखो, पूरे वैल्यू को ध्यान से देखो। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करो। ए का वैल्यू दे रहा है 3 सेक स्क्वायर थीटा और बी का वैल्यू दे रहा है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब पूछ रहा है कि ए माइनस बी का वैल्यू किसके बराबर है, 1 या 2 या 3 या फिर 5। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल यूज कर सकते हैं और ए माइनस बी निकालना है तो सिंपल ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू क्या है 3 सेक स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस बी का वैल्यू 3 tan स्क्वायर माइनस 2। अब ब्रैकेट को ओपन करो, 3 सेक स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2। इन दोनों से 3 को कॉमन निकालो तो 3 ब्रैकेट के अंदर आएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर प्लस 2। अब सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये सभी बच्चों को पता होगा कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। तो 3 × 1 प्लस 2 मतलब हो गया 5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रॉब्लम में देखो, एक आदमी एक जहाज के ऊपर खड़ा है और वो जहाज जो है एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा है। वो आदमी लाइट हाउस के टॉप को नोटिस कर रहा है। 10 मिनट पहले और 10 मिनट के बाद उसने दो एंगल को ऑब्जर्व किया। 10 मिनट पहले उसने जब लाइट हाउस के टॉप को देखा तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा था, और 10 मिनट के बाद जब उसने लाइट हाउस के टॉप को नोटिस किया, लाइट हाउस के टॉप को ऊपर वाले पोर्शन को, तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा बन रहा था। तो पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा में कौन सा रिलेशन सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा इक्वल टू और अल्फा लेस देन इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे पोल या लाइट हाउस के जब करीब पहुंचेगा तो जैसे जैसे तुम सामने जाओगे ना, एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू बड़ा होता जाएगा। ये एकदम 100% एकदम फिक्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं। क्योंकि तुम जब यहां से देख रहे हो इसे सपोज कर लो, इसे देख रहे हो यहां से, ठीक, तो एक एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब तुम सामने चले जाओगे तो फिर ऐसे देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग ऑब्जर्विंग पॉइंट के करीब जाते हैं, टॉप के पॉइंट के करीब जाते हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू बड़ा होता जाता है। तो यहां पर पहले जो एंगल बन रहा था 10 मिनट पहले, वो अल्फा बन रहा था, और 10 मिनट के बाद जो एंगल बन रहा है वो बीटा बन रहा है। तो बीटा ऑब्वियसली बड़ा होगा अल्फा से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बीटा ग्रेटर देन अल्फा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करो। एक डाइस में 6 फेस होते हैं। 6 फेस को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसमें नंबर 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। अब यहां पर पूछ रहा है कि मुझे रेशियो बताना है। रेशियो किसका? दो प्रोबेबिलिटी का रेशियो पूछा गया। पहला प्रोबेबिलिटी है कॉम्पोजिट नंबर और दूसरा प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर। दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना है। उसके बाद उनका जो रेशियो होगा उसका वैल्यू इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर इसमें से कौन कौन है। तो कॉम्पोजिट नंबर जो है, कॉम्पोजिट नंबर वो है 4 और 6, ठीक। और प्राइम नंबर कौन कौन सा है? प्राइम नंबर है 2 3 5। अब अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कॉम्पोजिट नंबर का, टोटल नंबर तो 6 है, तो कॉम्पोजिट नंबर हो गया मेरे पास 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक। ये आ जाएगा 1/3। अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, यहां निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितना मेरे पास? 3।
तो 3/6 मतलब 1/2। अब मुझे रेशियो निकालना है, तो लेकिन रेशियो निकालते हुए ध्यान देना, पहले कौन सा आएगा, कॉम्पोजिट, उसके बाद आएगा प्राइम। तो रेशियो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर ऊपर देंगे, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर देंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3, और ये 1/2 मतलब 2/3 मतलब 2:3 है। इसका आंसर हो जाएगा 2:3। तो 2:3 कहाँ है, ऑप्शन ए। यहां पर देखो दो मैट्रिक्स है, एक है ए एक है बी, और तीसरा एक अननोन मैट्रिक्स है एम। एम का ऑर्डर पूछा गया है। मैट्रिक्स ए में देखो 2 रो 2 कॉलम मतलब 2x2 ऑर्डर का हो गया। मैट्रिक्स बी में देखो 2 रो और 1 कॉलम, 2 रो और 1 कॉलम मतलब 2x1 ऑर्डर हो गया। अब ए बी ए एम इज इक्वल टू बी दिया है और पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा रिलेशन हो रहा है ए एम इज इक्वल टू बी, तो एम का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सवाल पूछा गया है। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पर ए जो है 1 - 3 - 2 और 4, और इसके साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं m को, इज इक्वल टू मुझे b मिल रहा है 224। अब यहाँ पर बात को समझो, यहाँ पर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे सोचते हैं हम लोग, किस तरीके से निकालते हैं, तो ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ रो जो होगा m में वो इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। इसमें नंबर ऑफ रो जो होगा वो इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो, m का रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए, ठीक, और इसका कॉलम इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। बात दिमाग में जा रहा है। तो अब सुनो, यहां पर इसमें कितना रो होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए, तो ए बी, क्योंकि 2 रो इसमें है, तो 1 - 3 - 2 और 4 हो गया 2 रो। इसमें कॉलम क्या और बनाऊं, तो दिख रहा है मुझे एक ही कॉलम है, तो इसमें और कॉलम नहीं बनेगा, एक ही कॉलम बनेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो 2 कॉलम 1, तो 2x1। तो ऑर्डर ऑफ एम क्या हो जाएगा, 2x1। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दो सीक्वेंस दिए गए हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 और B1 B2 B3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर A1 B1 A2 B3 ये सारा जो है ना, सारा रियल नंबर है। नहीं, सीक्वेंस क्या है, A1 A2 A3 डॉट 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 B1 B2 B3 डॉट आर रियल नंबर्स, ठीक है, सारा नंबर रियल है। और बोल रहा है कि A1 - B1 इसका और इसका डिफरेंस बराबर है इसके डिफरेंस का, बराबर है इसके डिफरेंस का, और ये कंटिन्यू हो रहा है। तो बोल रहा है कि A1 - B1 A2 - B2 A3 - B3 कौन से प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर ज्योमेट्रिक में पहला ऑप्शन r कॉमन रेशियो 1 के बराबर, ज्योमेट्रिक में दूसरा ऑप्शन कॉमन रेशियो <1, अरिथमेटिक में भी 2 ऑप्शन, कॉमन डिफरेंस 1 के बराबर, कॉमन डिफरेंस 0। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, क्योंकि इन ये सब जो डिफरेंस है तो बराबर हो रहा है। तो ये डिफरेंस ये जो नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ, ये सारा नंबर तो सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ कि A1 - B1 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये सारा वैल्यू 10, 10, 10 करके लिखाएगा। तो सब सारा वैल्यू 10, 10, 10 है, तो अब ये किस में चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे सबको 10, 10 लिख दूं, देखो यहाँ पर अगर मैं 10, 10, 10 कैसे लिख रहा हूं मैं 10, 10, क्योंकि यहाँ पर सब सारा वैल्यू बराबर है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 0, और ये हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉपी करो, तो ऑप्शन होगा डी। इस प्रॉब्लम बोला जा रहा है कि एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है, एक मूविंग पॉइंट है, और उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। तो पूछ रहा है कि वो मूविंग पॉइंट जो है किस तरह का लोकस बनाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सर्कल है, लाइन सेगमेंट है और एंगल है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर एक पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट मूव कर रहा है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है तभी बराबर रह सकता है जब ये मूविंग पॉइंट कुछ ऐसे मूव करे कि ये कांस्टेंट वैल्यू रखे। तो ऐसे मूव करने से ये क्या बनेगा, एक सर्कल। तो एक फिक्स पॉइंट से एक मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमेशा कांस्टेंट है, सेम रखना है, तो वो मूविंग पॉइंट को मूव करना पड़ेगा एक सर्कल में, और फिक्स पॉइंट बनेगा उसका सेंटर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि एक ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर मिलते हैं, उस पॉइंट को उस ट्रायंगल का क्या बोलते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर या फिर ऑर्थो सेंटर। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, एक ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं, उन एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइंस होता है, 3 लाइन आएगा, तीनों लाइन आपस में कहीं पर मिट करेगा। जिस पॉइंट पर वो लोग मिट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोला जाता है, या सेंट्रॉइड बोला जाता है, या इन सेंटर, या फिर ऑर्थो सेंटर। तो यहां पर जवाब है, उसे कहते हैं हम लोग इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो याद रखना कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है, जहां पर एंगल्स को काटने वाला लाइन, एक ट्रायंगल है, ऐसे मान लो ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के 3 एंगल है, 1, 2, 3। ये एंगल को ऐसे कट रहा है, ये एंगल को एक लाइन ऐसे काट रहा है, और इस एंगल को ये लाइन ऐसे काट रहा है। ये लोग आपस में यहां पर इस पॉइंट पर मिट किया, इस पॉइंट को बोला जाता है इस ट्रायंगल का इन सेंटर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, बी।
एक शॉपकीपर है जिसने एक प्रेशर कुकर के प्राइस को लिख दिया, मार्क कर दिया 1800 रुपया। एक कस्टमर गया प्रेशर कुकर लेने के लिए और उसने देखा कि मार्क प्राइस है 1800, लेकिन उस कस्टमर के पास है 1792 रुपए और साथ ही साथ मार्क प्राइस तो पे करने के अलावा उसे जीएसटी भी देना है 12%। अब कस्टमर सोचा कि मेरे पास तो है 1792 रुपए, लेकिन यहाँ पर तो मार्क प्राइस है 1800, उसके बाद जीएसटी 12% अलग लग जाएगा। तो उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि भाई थोड़ा सा डिस्काउंट कर दो, इतना डिस्काउंट करो कि जीएसटी लेकर के तुम्हारा प्राइस और जीएसटी दोनों मिला करके 1792 रुपए का हो जाए, ताकि मैं प्रेशर कुकर ले सकूं। तो शॉपकीपर मान गया, उसने डिस्काउंट दे दिया और वो आदमी प्रेशर कुकर लेकर चला गया 1792 रुपए में। तो पूछा जा रहा है कि उस शॉपकीपर ने उस आदमी को कितना डिस्काउंट दिया। ठीक है, ये सवाल है, क्वेश्चन है यहाँ पर, कितना डिस्काउंट उस आदमी को मिला। तो यहां पर देखो, सबसे पहली बात ये समझो कि यहां पर जो 1792 रुपए उसने पे किया वो शॉपकीपर के प्राइस और जीएसटी दोनों को मिलाकर के पे किया, क्योंकि उसके पास तो था ही 1792 रुपए, उससे ज्यादा वो कैसे पे करेगा। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि शॉपकीपर ने उसे प्रेशर कुकर सेल किया x रुपीस में। लेट कर लेते हैं, लेट एसपी ऑफ शॉपकीपर रुपीस x। अच्छा, क्वेश्चन में जहां जहां तुम्हें एस के दिखे ना, समझ जाना कि वो शॉपकीपर है। तो मैंने मान लिया कि शॉपकीपर ने उस प्रेशर कुकर को x रुपए में सेल किया, तो x रुपए सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी 12%, तो 12% ऑफ जीएसटी, ये दोनों मिला करके उस शॉपकीपर ने उस आदमी से 1792 रुपए लिया। अब यहां पर देखो, इसका अगर हम लोग करते तो x प्लस सॉल्व करते तो 12/100x इज इक्वल टू 1792, 112x बाई 100, एलसीएम लेने के बाद 1792, x का वैल्यू आ जाएगा 1792 इंटू 100 बाई 112। ये काट देते हैं पहले एक बार, फिर बचेगा, अच्छा डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर 1121792, तो 1 टाइम्स जाएगा 112, 9 - 2 7, 9 - 2 7 और ये आ जाएगा 6 2, फिर 6 बार चला जाएगा, तो 16 टाइम्स, मतलब 1600 रुपया उस शॉपकीपर ने सेल किया 1600 रुपया में, लेकिन जीएसटी छोड़ करके। अभी सिर्फ सेलिंग प्राइस के बारे में बात हो रहा है। अब इसमें जीएसटी ऐड होगा तो 1792 रुपये हो जाएगा। फिलहाल 1800 का सामान उसने कितना में दिया, 1600 में। तो कितना डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू हो गया 1800 माइनस 1600, 200 रुपया उसने डिस्काउंट दिया। किसने, शॉपकीपर ने कस्टमर को 200 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। अब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज पूछना है, निकालना है। हाँ, व्हाट परसेंट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100, तो 2 0 काट देते हैं 9, तो 100 बाय 9 डिवाइड करने से 11.11%। कॉपी करो, ये डिस्काउंट परसेंटेज है। एक आदमी ने पंजाब बैंक में एक रिकरिंग अकाउंट खोला, 2 साल तक उसने पैसा जमा किया, हर महीने जा जाकर एवरी मंथ वो फिक्स अमाउंट को डिपॉजिट करता था बैंक पर। 2 साल के बाद उसे जो इंटरेस्ट मिला उसके पैसे पर, वो इंटरेस्ट इक्वल था उसके मंथली डिपॉजिट का। मतलब हर महीने सपोज कर लो, मान लेते हैं कि वो 5000 जमा कर रहा है, तो 2 साल के बाद उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो भी 5000 ही था इंटरेस्ट। अगर वो हर महीने 10,000 जमा कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2 साल के बाद उसका इंटरेस्ट 10,000 हुआ। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया, पूछा जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक उस आदमी को पे कर रहा था रेट, वो कितना रेट पे कर रहा था, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर देखो, हम लोग इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट वाले चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा था। वहां पर जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो है I = PNN+1 इंटू R बाई 2400। ठीक, कभी कभी अलग अलग लिखता है, कोई R/100 ऐसे करके लिख लेता है। क्या, जो भी वैल्यू यही आएगा। अब इंटरेस्ट और मंथली डिपॉजिट जो होता है वो तो P होता है और इंटरेस्ट I, तो ये दोनों इक्वल है, तो दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब n का वैल्यू 24 है, तो 24 ब्रैकेट में आ जाएगा 25 बाई 2400 इंटू R, तो ये कट गया 100 बार और ये कट जाएगा 4 बार, तो R = हो जाएगा 4%। तो बैंक कितना रेट पे कर रहा है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर देखो, अक्षय नाम का एक आदमी है जिसने कुछ शेयर्स खरीदा, उसका 350 शेयर्स खरीदा और उसका फेस वैल्यू था 50 रुपए। कंपनी द डिविडेंड डिक्लेयर बाय कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड जो दे रहा है वो 14% दे रहा है, लेकिन अक्षय को जो रिटर्न मिला रेट ऑफ रिटर्न वो 10%। इसका मतलब उसने डायरेक्टली कंपनी से नहीं निकला, मार्केट वैल्यू पे वो खरीदा, फेस वैल्यू पे वो परचेस नहीं किया शेयर्स को। क्या, ये अलग कहानी है। मुझे पूछा गया है कि रेट ऑफ क्या पूछा गया है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कितने मार्केट वैल्यू पे उसने वो शेयर्स को खरीदा। क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर वो फेस वैल्यू पे शेयर्स को खरीदता तो उसका रेट ऑफ रिटर्न 14% होता, लेकिन उसने फेस वैल्यू पे तो नहीं लिया, उसने किसी और प्राइस पे लिया, इसलिए तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया, 14% से 10% पे आ गया। तो यही सवाल है कि मार्केट वैल्यू क्या है उसके शेयर्स का। तो यहां पर देखो, हम लोग रेट ऑफ रिटर्न का एक फॉर्मूला कई बार यूज कर चुके हैं। रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो होता है फेस वैल्यू इंटू RD बाय मार्केट वैल्यू। एक्चुअली ये फॉर्मूला निकलता है, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू मार्केट वैल्यू।
डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इससे निकलता है। खैर इसका मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 10 पुट करना है यहाँ पे, परसेंट नहीं बस 10। फेस वैल्यू कितना है 50 रुपए। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड है 14%, तो 14 देना, मार्केट वैल्यू निकालना है मुझे। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 50 इंटू 14 बाय 10 काट दो ₹70, मतलब 50 रुपए का शेयर्स अक्षय ने 70 रुपए में खरीदा है। ठीक है, चलो कॉपी करो। लीनियर इनइक्वालिटीज का एक प्रॉब्लम दिया गया है, ये दिख रहा है तुम्हें, लीनियर इनइक्वेशन दिया गया। अब यहाँ पे राइट बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा इस इनइक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। दूसरा सवाल पूछा गया कि उस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर हो। पहला केस में x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है और दूसरे केस में बोला कि x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो दो सवाल पूछा गया यहाँ पर। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो 1/2 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x + 1/2 एंड 2x + 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 5 1/2 + x। यहाँ पर चलो यहाँ पर एक काम करो, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा 2 कट जाएगा ये, तो 2x - 1 लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 4x और ये बन जाएगा 1। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये ना होगा। ओके, यहाँ पर पहले सिंपल कर लेते हैं। अच्छा, इसे कॉपी करते हो कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन है तो 10/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो कितना हो जाएगा 4x + 1 लेस देन इक्वल टू, ये 2 कट जाएगा, बचेगा 10 + 2x। अब यहाँ पर दोनों तरफ 2x को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2x - 1 + -2x लेस देन इक्वल टू 4x + 1 - 2x। सेम काम यहाँ भी करो, 4x + 1 - 2x लेस देन इक्वल टू 10 + 2x - 2x। ये कितना होगा 2x कैंसिल, -1 लेस देन इक्वल टू 4x - 2x 2x + 1। और यहाँ पर भी वैसे ही कुछ 4x - 2x 2x + 1 लेस देन इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल 10। अच्छा, अब दोनों तरफ -1 कर देते हैं, -1 पहले से, यहाँ एक और -1 करते हैं, लेस देन इक्वल टू 2x, ये +1 एक और -1 कर लेते हैं एंड दोनों तरफ यहाँ ही -1 कर लेते हैं 2x। यहाँ पर कुछ मिस्टेक होता है, 2 5 10 11 होता ना, ये 11/2 होता, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11, क्योंकि नंबर देख के लग रहा है 11। अच्छा, यहाँ पर 2x + 1 -1 लेस देन इक्वल टू 11 - 1। ठीक, अच्छा ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू 2x एंड ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू 10 लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x। ठीक, एंड और ये भी 2 से डिवाइड कर देने से x लेस देन इक्वल टू 5, दोनों कंबाइन करते हैं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पर पहला केस में x बिलोंग्स टू r के केस में अगर हम लोग देखें तो मिनिमम वैल्यू कितना है -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5। ठीक है, अब अगर ये होल नंबर पे चला गया तो मैक्सिमम वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 5 है, 5 रियल नंबर भी है और होल नंबर भी है। लेकिन -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, वो सिर्फ रियल नंबर या इंटीजर में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल जो बोला गया वो होल नंबर के ऊपर बोला गया, तो होल नंबर चेंज होके बन जाएगा 0। तो दूसरे केस में x बिलोंग्स टू जब होल नंबर होगा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगा 5। ठीक है, कॉपी करो। यहां पर सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है। इक्वेशन तुम लोगों को दिख रहा है कि 5/x + 4/√3 इज इक्वल टू 2√3/x²। सबसे पहला काम यहां पर ये करो कि एलसीएम ले लेते चलो, 5 + 4√3x/x इज इक्वल टू 2√3/x²। अब x² से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां पर और यहां पर, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, तो ये तो कट जाएगा ना, x² अगर यहां पे सिर्फ भेज देते हैं तो x², या एक काम करते हैं सिंपल, x² यहां भेज देते हैं और x को यहां पर, चलो ठीक है, 5x² + 4√3 5x + 4√3x²। एलसीएम ही ले लेते हैं, चलो एलसीएम लेते हैं। 5 + 4√3x/x इज इक्वल टू 2√3/x²। अब यहाँ पर x² को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा x² 5 + 4√3x/x इज इक्वल टू 2√3। एक कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, पहले x 5x हो गया ये, और ये 4√3x² - 2√3 इज इक्वल टू 0।
ठीक, अब इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ऑर्डर होता है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कॉन्स्टेंट, उसमें अरेंज कर लेते हैं। तो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसका ना मिडिल टर्म करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 8 होगा। 4 टू द 8 और √3 3 नहीं 24 होगा। तो मुझे इसे 5 को तोड़ना है दो नंबर में जिसका डिफरेंस 24 हो, 5 हो और प्रोडक्ट 24 हो, तो 8 और 3। तो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। देखो 8 माइनस 3 5 होगा और 8 इंटू 3 24 होगा। इसका और इसका प्रोडक्ट भी 24 होगा ना, देख लो यहाँ पर 4√3 इंटू 2√3 कितना हो रहा है, 4 टू द 8 और √3 3 तो 24 हो गया। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी 24 हो रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 24 होगा। तो मुझे मिडिल टर्म में तो ऐसे ही काम करते हैं ना। ठीक है, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस, यहाँ पे जो ये 3x है यहाँ पे कॉमन नहीं निकला, तो मैं यहीं पर एक काम कर लेता हूँ, इस 3 को √3 इंटू √3 बना लेता हूँ, माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4x कॉमन है, तो √3x प्लस 2 मिलेगा हम लोग को। 4 कॉमन निकल गया था ना, 4x कॉमन निकला, तो क्या बचा, √3x प्लस 2। इन दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 कॉमन निकाल लो, √3x प्लस 2। अब ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेते हैं, √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। अब इधर और करेंगे तो दो वैल्यू मिलेगा। इस ब्रैकेट से x का वैल्यू क्या मिलने वाला है, √3/4 और इससे मिलने वाला है -2/√3। तो ये दोनों वैल्यू होगा x का। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी क्वेश्चन और भी है, लगभग ये मेरे ख्याल से 54 नंबर क्वेश्चन है ये। 55 से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।